कल हम लोगों ने रोटेटिंग फ्रेम्स, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं ये जाना। आज हमको जानना है कोरियोलिस फोर्स के क्या प्रभाव होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। We live at earth. We always see bodies moving related to earth. बहुत सारी जो पृथ्वी की पे होने वाले घटनाक्रम हैं वो गतियों से संबंधित हैं। बिना मूवमेंट के जीवन का कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो जानवर चले, चिड़िया चले, एरोप्लेन चले, ट्रेन चले, कार चले, सब चलते हैं। हवा भी चलती है, नदियाँ भी चलती हैं, कुछ रुके भी रहते हैं जैसे पेड़ पौधे। ये अब हम लोगों ने देखा कि अगर v वेलोसिटी से कोई बॉडी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव चलती है और चूंकि अर्थ हमारी एक निश्चित एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसको आप कहते हो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक राउंड पूरा कर लेती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा जानते हो अच्छे तरीके से, तो वो सब आप जानते हो। ठीक है, पार्टिकल या बॉडी जो भी होगी उसका हर एक का कोई ना कोई मास तो होगा ही होगा। तो उसमें कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। कहाँ मिलता है, किस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स दिखाई देता है, ये आपने कल सीखा है, समझा है। परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता। और आपको मैं बता दूं कि राइट साइड में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो हमारी एयर मूव करती है, अर्थ पे लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन बनते रहते हैं। लो प्रेशर जोन में डेंसिटी एयर की कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो हाई प्रेशर वाले से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब जबकि मोशन स्टार्ट हो गया तो उसमें कोरियोलिस फोर्स भी उसके परपेंडिकुलर लगने लगता है, तो उससे साइक्लोन्स बनते हैं। अब जहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स बनेगा तो सर्कुलर मोशन टाइप की स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो रिवर्स फ्लो करती हैं, आप किसी भी रिवर में देखिए जाके, तो आप राइट साइड में कटान हो जाता है। जो चलती है उससे फ्रिक्शन होता है, तो कटान कहाँ ज़्यादा होता है, राइट साइड में, फ्लो की डायरेक्शन के राइट डायरेक्शन में। आप अपना गंगा रिवर है अपने पड़ोस में, यू कैन सी। इसके अलावा कुछ एक एक्सप्रेशन और है, आपके ऑब्जेक्टिव चूंकि पेपर है उसके हिसाब से भी बताना है मुझे, कि अगर बहुत ऊंचाई से किसी उसको पत्थर को या किसी बॉडी को नीचे गिराइए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हवा भी न चल रही हो तो भी उसका डिफ्लेक्शन उस पॉइंट से कुछ हटके होगा। उसका एक्सप्रेशन है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इसमें इफेक्ट्स के मामले में ये बुक जो लिखी हुई है 20-25 साल पहले की लिखी हुई है, ये हमारे स्टूडेंट के द्वारा लिखी गई है। ये यहीं से BSc MSc किया था, PhD किया था SBTI से, PSIT में कुछ दिन नौकरी की थी। इस समय BHU में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नीरज मेहता। तो उस समय जब ये SBTI में थे तब इन्होंने शुरू में शौक में लिखी थी। उसी बुक को हमारे सामने आ गई तो हमने कहा इसकी लिखी हुई भाषा से लिखवा दूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसने दे रखे हैं छांट के। मेहनती होशियार स्टूडेंट के रूप में रहे। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि BHU में जाके वो प्रोफेसर। तो इन्होंने जो एक एक्सप्रेशन निकाला है, मैं एक सबसे पहले
लिखता हूं डेविएशन, इसको आप नोट कर सकते हो, डेविएशन फ्रॉम दी वर्टिकल suffered by a body from rest from a height h due to Coriolis force। इसको हम पूरा एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करवाएंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं आना है। ये समझ लीजिए घटनाक्रम उल्टे पलटे होते हैं अर्थ पे। ये नॉर्दर्न हेमोस्फीयर हो गया, मान लिए ये साउदर्न हेमोस्फीयर हो गया, तो इसमें हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे है और यहाँ पर किसी ऊंचाई से कोई चीज गिराई, इसका लैटिट्यूड जो है लैम्डा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन कहलाती है, ये साउथ कहलाती है, ये जो है ईस्ट कहलाती है, ये वेस्ट कहलाती है। ठीक है, ये हमने वर्टिकल हाइट से किसी चीज को गिराया। अब इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है बस ये सिर्फ रखना है आपको। x डिफ्लेक्ट हुआ अर्थ पे, ये 2/3 ओमेगा, ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ निकाल सकते हो, और h माने जो हाइट है h हो गया cos लैम्डा इनटू h/, ये आप रख सकते हो। और वर्ड्स में नोट करना चाहते हो, दिस रिलेशन गिव्स द डेविएशन इन x इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ फॉल h। जैसे जैसे हाइट चेंज होगी, अगर दोनों की पावर देखोगे तो 1/2 पावर h ये है और 1 ये है, 1 + 1/2, यानी कि xm प्रोपोर्शनल टू h पे पावर 3/2। g पे भी डिपेंड करता है, g की वैल्यू अलग अलग होती है, प्रोपोर्शनल टू √g। g जितनी कम होगी उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इस तरीके से ओमेगा आपके हाथ में नहीं है, लैटिट्यूड बदलेगा, ये cos लैम्डा जैसे यहाँ मान लिया cos 90 हो गया, तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? cos 0। समझ गए ना? तो ये इस इक्वेशन का डेरिवेशन हमने नहीं कराया है। x डिफ्लेक्शन जैसे यूं गिरी तो इसको यहाँ गिरना चाहिए था, यहाँ गिरी आके, मतलब हाइट से यहाँ गिरने के बजाय यहाँ पहुंच गई, तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो x है। आर यू क्लियर? स्ट्रेट डाउन ना होके कुछ डिफ्लेक्ट होके गिरे, ये डिफ्लेक्शन, ये क्या कहलाते हैं? अर्थ के ज्योमेट्री के हिसाब से कोई बताएगा? एक इक्वेटर होती है, एक पोल्स होते हैं, तो कहाँ है पोल्स? तो पोल्स पे कितना होगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेटर पे कितना होगा? मैक्सिमम होगा। कहाँ पे मिनिमम होगा? बीच में, वो प्रोपोर्शनल टू cos लैम्डा। उसके अलावा हाइट पे भी डिपेंड करेगा, कम हाइट डालोगे कम डिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं। हाइट जितनी ऊंचाई से गिराओगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, यानी x प्रोपोर्शनल टू h पे पावर 3/2। आर यू क्लियर? यस सर। इससे ज़्यादा नहीं, इसमें बन जाएंगे कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पोल्स पे पूछ लेगा, इक्वेटर पे पूछ लेगा, जनरल पूछ लिया ये फॉर्मूला, h पे कैसे डिपेंड करता है ये पूछा जा सकता है, g पे कैसे डिपेंड कर सकता है ये पूछा जा सकता है।
डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि नहीं? कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बन जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3-4 और प्रभाव में। मैं और नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे कोरियोलिस फोर्स का डिफरेंट असर होता है, ये आपने देख लिया। जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। जो एटमॉस्फेयर में होता है हमारा, इसमें विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं। तो दूसरा इफेक्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, इसको सुन लो, थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। ड्यू टू हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर, बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, इक्वेटर आप जानते हो। द एयर इज इन कॉन्टेक्ट विद इट ऑल्सो गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। अगर आपका गर्म हो गई हमारी अर्थ की सरफेस, तो गर्म हो जाएगी तो ऊपर की ओर उठेगी। द कूलर एयर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ रसेस, जो ठंडी हवा होगी वो उसकी तरफ फिर भागेगी उसकी जगह लेने के लिए। टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमने बताया था कि यहाँ पर दूसरे ढंग से ऊपर और नीचे दूसरे ढंग से। एक हम लोग समझ लेंगे, दूसरे वाले के लिए आप उसका जस्ट उल्टा अपने आप समझ लेना, आधा पढ़ेंगे आधा अपने आप समझ लेना। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द एयर डज नॉट फॉलो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो एयर की जो हवा बहने की होती है ज़्यादातर नॉर्थ साउथ में न चल के, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट ड्यू टू in northern hemisphere the air does not follow the north south direction but is directed towards the west due to कोरियोलिस फोर्स। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हवा बहती है वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ये रखिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। In northern hemisphere, air is deflected due to Coriolis force। ऑप्शन में लिख दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आपको रटा है तो वेस्ट नॉर्दर्न में, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वेस्ट की जगह पे ईस्ट ट्रांसफर उसमें सही है। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, फिर इसका समझाया इन्होंने। The Coriolis force is given by -2 mm omega cross v. The wind which is flowing from north to south tangential towards surface has a velocity component perpendicular to the axis and directed away from it. An application of the rules of vector product of the two vectors indicate that this force will deflect the moving particles to their right, यानी that is towards west. Right जो निकलता है वहाँ पे वो वेस्ट डायरेक्शन निकलती है। तो वेस्ट आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देते हैं, -2 m ओमेगा क्रॉस v, बेसिक फॉर्मूला भी पूछ देते हैं। फिर उसका गिविंग राइज टू नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड इस तरीके से अपना रूप ले लेती है। अब इसका उल्टा क्या होगा? अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी तो उसमें क्या होगी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। भाई इसमें वेस्ट हमने जोड़ा तो साउथ में क्या जोड़ोगे? बस मैं आगे बढ़ता हूँ, इतना ही बताना था इसमें, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स बहुत खतरनाक होते हैं ना। तो साइक्लोन्स बनने का कारण भी ये कोरियोलिस फोर्स, जिसको आप जानते नहीं थे और इतने तगड़े घटनाक्रम होते हैं, अब वो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होते हैं, है ना। इसको भी सुन लीजिए अपने कानों से। Whenever a region of low pressure arises in northern hemisphere, the air from the surrounding areas rushes towards it। ये तो कॉपी पेस्ट है।
ये तो कहानी होती ही है। द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स दिस रशिंग एयर टुवर्ड्स राइट। राइट ध्यान रखोगे हर जगह, हर एग्जाम्पल में राइट डायरेक्शन, और राइट जो उस समय आए वही आपका आंसर होगा। गिविंग राइज टू क्लॉकवाइज रोटेशन राउंड दी लो प्रेशर जोन। जहां लो प्रेशर जोन होगा उसी में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सा होता है, ये होता है। तो इस तरीके से घूमने लगती है, तो इस तरीके से साइक्लोन बनता है। भाई जो चल रहे थे इधर, उस पर फोर्स लगा राइट की तरफ, तो राइट की ओर घुमाया, तो उससे क्या सर्कुलर बन गया मामला। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तभी तो सर्कुलर मोशन होता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ये नेचर है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें अगर पार्टिकल न्यू इंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, क्योंकि डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर निकल के आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होता है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड से मिल जाता है। तो यहाँ भी वही कहानी चलती है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन राउंड द लो प्रेशर जोन, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द थ्रस्ट ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट इज बैलेंस्ड बाय द थ्रस्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तब तक जो है ऐसा होता रहता है जब तक कि प्रेशर ग्रेडियंट ठीक नहीं हो जाता। जब तक प्रेशर ग्रेडियंट रहता है तब तक स्पीड बनी रहती है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस ना के बराबर हो गया तो जब बहना बंद तो हमारा साइक्लोन भी खत्म। तो साइक्लोन तब तक रहेगा जब तक कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब तक बहेगी और उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और साइक्लोन्स बन जाएंगे। तो इसी तरीके से आप एक बात तो इसमें और अच्छी लिखी है, एट द इक्वेटर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स 2m ओमेगा v sin लैम्डा इसमें लेते हैं, विच इज इफेक्टिव इन डिफ्लेक्टिंग द विंड 0 as lambda equal to 0. There are therefore no cyclones produced on the equator. इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं होते, ये पॉइंट नोट कर सकते। पोल्स पे साइक्लोन्स होंगे लेकिन इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं होंगे। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बनना है, राइट? कोई दिक्कत? पोल्स और इक्वेटर दो तरीके से देखा करो। नेक्स्ट है ग्रेटर इरोजन ऑफ द राइट बैंक ऑफ द रिवर्स। नेक्स्ट जो है ग्रेटर इरोजन, इरोजन जानते हो ना, कटान, इरोजन ऑफ द राइट बैंक। राइट और लेफ्ट अपने मर्जी से नहीं डिसाइड करना है, तुम ऐसे खड़े हो जाओ कि हमारा तो राइट ही है। अर्थ का जो ये रिवर के फ्लो की डायरेक्शन की तरफ जब खड़े होंगे तो जो राइट पड़ेगा। तो ये जो हमारी रिवर बह रही है, तो अगर फ्लो का डायरेक्शन ये है तो राइट हमारा ये पड़ेगा, तो ये ज्यादा गहरा होगा और ये उथला होगा। गहरा क्यों होगा? कि जो कटान होगी नीचे जमीन की, वो कटान इसकी बढ़ती रहती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। फॉर्मूले वही एप्लीकेटिव। इसको पढ़ के सुनाता हूँ। द वाटर ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ एक्सपीरियंसेस ए कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड्स इट्स राइट। ठीक है? व्हेन द रिजल्ट दैट द राइट बैंक ऑफ द रिवर इज ईटन अवे। अब भाषा लिखी ईटन अवे, खा गई है ना। खा जाने का मतलब खत्म, खाना रखा हुआ पेट में चला गया, खाली हो गया। मिट्टी रखी हुई थी, मिट्टी गायब हो गई वहां की, तो वहां गहराई हो गई। तो ईटन अवे मोर रैपिडली एंड स्टीपर देन द लेफ्ट बैंक। इट शुड बी नोटेड दैट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर ए रिवर फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द राइट बैंक इज टू द वेस्ट, and for a river flowing from south to north in the right bank is the। ठीक है? इसके बाद गल्फ स्ट्रीम भी लिखा है। द वार्म गल्फ स्ट्रीम flows from south to north and deflect towards the east, thereby producing a temperature effect on the climate of the some countries of the Europe। तो ऐसे ही ये जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं।
अब मैं आपको एक टॉपिक और छोटा सा है, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, कल मुझे याद नहीं था, कोको पेंडुलम। इसको भी कर देता हूँ। इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, एक बार सुन लोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। एक्चुअली ये जो है साइंटिस्ट का नाम है। ये लगभग 170 साल पहले इन 1851 ये साइंटिस्ट ने फ्रांस में पेरिस में, ये अर्थ है, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम समझ लीजिए। कोको पेंडुलम इज नथिंग, ए सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जानते हो, t = 2π/L/, जितना आप लेंथ बढ़ाओगे उतना टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, तो वो जो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 70 मीटर का उस समय पेंडुलम लिया था, और इसमें बॉब भी, ताकि सिकुड़े उकड़े नहीं, 28 किलोग्राम की बॉब इसमें अटैच। अब ये अर्थ से उसका लैटिट्यूड भी देखना पड़ेगा, क्या था, सपोज करते हैं लैम्डा है। ठीक है, अब सुन लीजिए जरा, आपने स्थिति बता दी। ए फोकस पेंडुलम है जस्ट ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल सा है, अभी समझ जाओगे। विद ए मासिव बॉब कैरिड बाय ए वेरी लॉन्ग वायर सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट सो एज टू हैव इक्वल फ्रीडम ऑफ ऑसिलेशन इन एनी डायरेक्शन। Experimentally, the fact of Earth rotation about its axis is demonstrated by Koco पेंडुलम। इसका पर्पस क्या था कि अर्थ रोटेट करती है कि नहीं करती है। 1851 में हुआ था, उस समय साइंस का डेवलपमेंट कम। ठीक है, हम नहीं पता कर पाते कि पृथ्वी घूमती भी है कि नहीं घूमती है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे यूं है, अब ये अगर 1-2 दिन तक लगातार, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स वगैरह का, ठीक है, जो भी होता है, नहीं कोरियोलिस फोर्स की यहाँ पे बात करने की जरूरत ही नहीं। अर्थ रोटेट करेगी तो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा, समझ गए ना। तो इसमें इसका जो टाइम पीरियड है, ये भी पूछने वाला ऑब्जेक्टिव में, ये 28 kg पे क्वेश्चन बन सकता है। 70 मीटर लंबा स्ट्रिंग है या वायर है, ये पूछा जा सकता है। जस्ट ए सिंपल पेंडुलम, इसका आइडिया रखा जा सकता है। दूसरी चीज जो कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 17 सेकेंड कैलकुलेट करके आता है। तो 17 सेकेंड काफ़ी होता है कि 1 मिनट में सिर्फ 4 ऑसिलेशन से कम होंगे, है ना। 51 सेकेंड में 3 कंप्लीट होंगे, लगभग 3.5 ऑसिलेशन एक मिनट में पूरे होंगे। तो जब धीमे धीमे होंगे, जमीन पे उस पर मार्क बना दिया, फिर हमने कुछ घंटों बाद देखा जाके, तो पता चला कि वो जो मार्क है उससे कुछ डेविएट हो गया। क्यों डेविएट हुआ? भाई अर्थ रोटेट करी होगी, इसलिए हमारा जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो था वो चेंज नहीं होना चाहिए था, वो चेंज हुआ। तो ये सिंपल सा है, आप समझ रहे होंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी हैवी मास 20 kg in the original experiment performed by Foucault in Paris in 1851, suspended by a very long wire 70 meters, so that the time period of the pendulum was large, bracket में about 17 seconds. The attachment of the upper end of the wire allows the pendulum to swing with equal freedom in any direction, so that its period of oscillation in any plane is exactly the same. Such a pendulum, once set oscillating, continue to oscillate for a fairly long time. वर्किंग में
सुन लीजिए एक बार, क्योंकि हमें कोई डेरिवेशन कराना नहीं, फॉर्मूले बस देखना है, वो फॉर्मूले ही पूछा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट समझ में भी आना चाहिए, इसलिए सिर्फ रीडिंग कर देता हूँ। When the pendulum is starting, it swings in a definite vertical plane, जैसा हमने बताया कि हमने मार्क लगा दिया। The plane of oscillation is observed to process around the vertical axis during a period of several hours, काफी घंटे oscillate करता रहेगा। If the pendulum were to be set up at the north pole of the earth, it may oscillate as a simple pendulum in a vertical plane which remains fixed in an inertial or Galilean frame of reference। माने उसको हम inertial frame of reference की तरह मान के चल रहे हैं, अभी रोटेट कर नहीं रही है, ये मान के चल रहे हैं। बात नहीं करें, सुनिए ध्यान से। तो अब ये देखो, ध्यान देने की चीज है, इसको अंडरलाइन करने लायक है। Since the earth under it rotates from west to east, अर्थ का रोटेशन सबको पता है, rotate from west to earth rotates, ये जाना जाता है। With an angular velocity omega, the plane of oscillation of the pendulum will appear to an observer on the surface of the earth, turning with angular velocity omega in the opposite direction। ये क्वेश्चन पूछने लायक है कि अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन हमारा पेंडुलम उसके उल्टा दिखेगा। अगर रोटेट कर रही कोई चीज रोटेट करेगी, उल्टी दिखाई देगी, जैसा माइनस ओमेगा क्रॉस आर कहा था, यही तो होता है। An apparent rotation of the plane of oscillation of the pendulum due to rotation of earth will be observed in latitude except at the equator। ये ध्यान हो रहा है कि इक्वेटर पे कोई प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, पोल्स पे ज्यादा होगा। नॉर्मली द पेंडुलम डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, मतलब रोटेट करने की वजह से वो जो प्लेन बनेगा इलिप्स टाइप का बनेगा। ये पॉइंट नोट करने लायक है। मैं हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन सबको कवर कर दूंगा क्वेश्चंस को, लेकिन पढ़ते समय ध्यान रखोगे, क्या हमें ध्यान रखना है, क्या इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। पेंडुलम स्विंग इन ए वर्टिकल प्लेन वेरी अप्रोप्रिएटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस रोटेशन विल क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये पॉइंट नोट करने लायक है। This rotation as seen by the observer on the earth is due to Coriolis force। ये एक्चुअली Coriolis force, और Coriolis force होता ही क्यों? जब कोई बॉडी मूव करे और पेंडुलम मूव कर रहा है और अर्थ रोटेट कर रही है, तो एक कारण Coriolis force का इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फोको पेंडुलम से पहली चीज तो अर्थ का रोटेशन डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया ही गया था टू डिमॉन्स्ट्रेट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और दूसरा इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स भी इसमें साथ साथ मतलब प्रूव होता है कि हाँ कोरियोलिस फोर्स होता है, उसकी वजह से ये चीज इसमें होती है। समझ गए ना। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा ना होगी, ओमेगा साइन लैम्डा हो, और 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू 24 आवर्स होगी। ध्यान रखना, सेकेंड्स में आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा। उसके बाद जो t की वैल्यू आएगी वो 24 आवर्स अपॉन साइन लैम्डा, और कोस पे लैम्डा इक्वल टू कितना होता है बताएंगे? कोस पे लैम्डा 90, तो साइन 90 कितना होता है? तो कोस पे t इक्वल टू 24 आवर्स अर्थ के रोटेशन का, और वहां पे कहां पे? इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू, तो t इक्वल टू, तो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो ये फोको पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड कितना होगा? वो कितना होगा? इंफिनिटी। कहाँ पे? इक्वेटर, और पोस्ट पे एग्जैक्ट होगा। बस इस तरीके से आपने
पढ़ लिया है फोको पेंडुलम क्या होता है। इसके पहले आपने इफेक्ट्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स देख लिए